हेलो बच्चों, मैं शशांक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शशांक स्टडी सर्कल में। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, जैसा कि मैंने आपको कल बोला था कि आज की जो वीडियो होगी यानी जो हमारा पार्ट 5 है, इसमें हम क्या है कि पूरे रक्त के बारे में जानेंगे। ठीक है, हमारी बॉडी का जो मेन ईंधन है, जो हमारा रक्त है, इस वीडियो में हम पूरा उसको क्या है कवर करेंगे। आप किसी का एग्जाम दीजिए, एसएससी का एग्जाम दीजिए या किसी भी कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दीजिए, 10 का एग्जाम दीजिए या छोटे मोटे जितने भी कंपटीशन है, आपके भाई बहन पढ़ते होंगे, आपका खुद का बॉडी नहीं भी पढ़ रहे तो कोई बात नहीं, खुद के बारे में जानना क्या है, कोई बुराई नहीं। तो रक्त के बारे में क्या है, आज हम परिवहन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। परिवहन चैप्टर का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो सही आइए, सबसे पहले अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आप पुराना वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 वीडियो देख सकते हैं। और ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो प्लीज कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि जिनको इस वीडियो की जरूरत है उन तक क्या वीडियो पहुंच सके। तो चलिए, रक्त के बारे में सबसे पहले हम जानें। तो रक्त के देखिए बारे में कुछ छोटे छोटे हमने टॉपिक बना के लिखे हैं, ज़्यादा नहीं, ताकि क्या है आप परेशान ना हो और आपको जो है याद करने में भी आसानी हो। सबसे पहले हमने लिखा है कि यह जो है एक रक्त जो है तरल संयोजी ऊतक है। अब आपके मन में आएगा तरल संयोजी ऊतक क्या हो, तो तरल यानी लिक्विड, संयोजी यानी जोड़ने वाला। दूसरा हमने लिखा है कि इसका जो पीएच मान होता है वो 7.4 तथा जो श्यानता होती है वो 4.7 होती है। तीसरा हमने लिखा है क्या कि इसका जो रंग होता है वो गाढ़ा लाल तथा स्वाद जो होता है वो क्षारीय होता है। ठीक है, याद रखना है कि रक्त जो होता है वो रेड कलर का होता है तथा इसका जो स्वाद होता है वो क्षारीय होता है। नेक्स्ट हमने लिखा है कि यह मूल रूप से हृदय तथा रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। आपसे मन में कई बार सवाल आता है, बहुत सारे लोग पूछ भी सकते हैं कि आखिर रक्त बहता कहाँ है। तो बताएगा जो रक्त होता है वो हृदय तथा रक्त वाहिनियों यानी ब्लड विसल जिसको बोलते हैं, यानी हृदय को तो हम हार्ट बोल देते हैं और जो रक्त वाहिनी इसको हम बोलते हैं ब्लड विसल्स। क्या बोलते हैं, ब्लड विसल या ब्लड विसल्स बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि रक्त जो होता है पूरे शरीर का 6 से 10% हिस्सा होता है। यदि बाई चांस आपका जो वजन है वो कितना है 50 kg है, तो 50 का 6% यानी 3, 10% यानी 5, यानी अगर आपकी वजन 50 kg है तो आपकी बॉडी में लगभग 3 से 5 kg क्या होता है, खून होगा। और एक जो वयस्क मनुष्य यानी जो बड़े व्यक्ति होते हैं उनके कुल बॉडी में लगभग 6.8 लीटर खून होता है। ठीक है, ये याद रखना है। अब क्वेश्चन ऊपर था कि यह रक्त जो है एक तरल संयोजी ऊतक, जो हमने सबसे फर्स्ट लिखा था, तो आखिर रक्त को तरल संयोजी ऊतक क्यों कहते हैं, ये सवाल है। काफी जानना अच्छी बात है और जरूरी भी है। तो याद रखना है कि रक्त अपने प्रवाह के दौरान क्या है कि रक्त शरीर के सभी ऊतकों का भी संयोजन करता है, यानी सभी ऊतकों को एक दूसरे से जोड़ता है। क्योंकि जो भी पदार्थ है, आप पानी पिए या खाना खाएं, वो क्या है खून से होकर ही जाएगा। ठीक है, बगैर खून के उसका क्या है प्रवाह संभव नहीं है। जो जीव द्रव्य होता है उसमें भी क्या है ब्लड वेसल्स होते हैं, यानी ब्लड होता है। तो याद रखना है कि रक्त अपने प्रवाह के दौरान शरीर के सभी ऊतकों का संयोजन भी करती है, इसी कारण रक्त को तरल संयोजी ऊतक भी कहते हैं। अब आपके मन में क्या डाउट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर करना, क्योंकि जल्द से जल्द हमको इस फैमिली को बड़ा करके 10,000 सब्सक्राइबर वाली फैमिली बनानी है। और आपका यदि सौभाग्य मिलता रहा, साथ मिला, तो क्या है ये चैनल जो है जल्द से जल्द हम लोग 1 लाख सब्सक्राइबर का भी अचीव पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो याद रखना है कि रक्त क्या है तरल संयोजी ऊतक है। इसका पीएच मान 7.4 होता है तथा श्यानता जो है 4.7 होती है। रक्त का रंग जो है गाढ़ा लाल होता है तथा इसका जो स्वाद होता है वो क्षारीय होता है। ठीक है, यह जो मूल रूप से हृदय तथा रक्त वाहिनियों में बहता है। रक्त जो है पूरे शरीर के वजन का लगभग 6 से 10% हिस्सा होता है। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में लगभग 6.8 लीटर खून होते हैं। चलिए, अब इसके बारे में हम जो है रक्त के घटकों के बारे में जानेंगे। रक्त के घटक कौन कौन से हैं, रक्त में आखिर होता क्या। आपने सुना है रक्त में WBC होता है, RBC होता है, प्लाज्मा होती है, प्लेटलेट, आखिर है क्या। तो इसके बारे में इसी वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आगे वीडियो में बने रहिए। तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। तो अब हम लोग जानें कि रक्त के 2 मुख्य घटक हैं। ठीक है, याद रखना है कि रक्त के हमेशा क्या है मुख्यतः 2 ही घटक हैं। पहला जो होता है वो तरल भाग होता है जिसको लिक्विड पार्ट बोलते हैं, दूसरा जो है वो ठोस भाग होता है। इसमें से जो लिक्विड वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं प्लाविका या प्लाज्मा, जबकि जो ठोस वाला हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, पहला है RBC
WBC एंड थर्ड है आपका प्लेटलेट्स। तो आपने क्लास 9 में शायद पढ़ा होगा कि प्लाज्मा के 3 पार्ट होते हैं, या क्लास 10 में शायद पढ़ा होगा कि प्लाज्मा के 3 पार्ट होते हैं, RBC, WBC एंड प्लेटलेट, जो कि प्लाज्मा का एक ब्लड लिक्विड पार्ट है। जो आपको देखिए यहाँ पे हमने एक फिगर बनाया है जिसमें हम समझाया कि जो पूरा लिक्विड होता है वो प्लाज्मा है, उसमें कुछ कण RBC है, कुछ कण WBC है, कुछ कण प्लेटलेट। प्लेटलेट डबल सेल वाला है, सिंगल सेल वाला छोटे छोटे दिख रहा है वो WBC है, एंड बड़ा जो मॉलिक्यूल जैसा दिख रहा है वो RBC है। ठीक है, तो याद रखना है कि रक्त के हमेशा 2 ही पार्ट है, एक ठोस भाग एक तरल भाग। ठोस भाग जो होता है उसके 3 पार्ट है, RBC यानी लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं एवं रक्त पट्टिकानु जिसको बोलते हैं ब्लड प्लेटलेट। जबकि जो तरल भाग होता है वो प्लाविका या प्लाज्मा कहलाता है। तो ये इसके 2 मुख्य घटक हैं और इस तरह क्या है ब्लड फंक्शन करता है। तो आगे वीडियो में हम जानेंगे कि प्लाज्मा जो होती है वो पूरे ब्लड का लगभग 90% हिस्सा होता है। सोच के देखिए, बाकी जो सारे हैं जो ठोस भाग होते हैं वो सिर्फ 10% ही होता है, ठीक है, पूरे ब्लड में। तो एक ब्लड का स्ट्रक्चर है, आप चाहें इसको क्या है, इसका लिंक जो है इसके नोट्स का वो टेलीग्राम हमारे चैनल पे है, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो जाके आप उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग क्या है कि प्लाज्मा के बारे में जानते हैं। तो हम क्या है कि प्लाज्मा के बारे में जानेंगे। ठीक है, प्लाज्मा देखिए पूरा बोर्ड भर लिया हमने, प्लाज्मा का पूरा जो टॉपिक था। ठीक है, तो प्लाज्मा के बारे में काफ़ी डिटेल्स सुनिएगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है और जानना भी ज़रूरी है। अगर इम्पोर्टेंट नहीं भी है तो भी उसके बारे में जान लेंगे, इससे कोई आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए, प्लाज्मा, तो प्लाज्मा का जो कलर होता है वो हल्का जो है वो पीले कलर का चिपचिपा द्रव है जो पूरे रक्त का लगभग 50 से 55% हिस्सा होता है। यानी आपका जो पूरा ब्लड है उसका आधा या 55% भाग जो है वो क्या है, प्लाज्मा है। ठीक है, प्लाज्मा में निम्नांकित कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। यानी प्लाज्मा में है क्या क्या, उसके बारे में हमने यहाँ पे लिखा है कि प्लाज्मा में जो जल की मात्रा है वो 90 से 92% है, अकार्बनिक भस्म जो है वो 1 से 2% है, प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो 6 से 8% है, अकार्बनिक लवण जो है वो 0.9% है, ग्लूकोज की मात्रा 0.18% है, वसा की मात्रा 0.5% है, तथा शेष 1% में अन्य जो कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ हैं वो प्लाज्मा में होते हैं। चलिए, प्लाज्मा के बारे में एक चीज और है, अगर आपसे बाय चांस कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है कि प्लाज्मा प्रोटीन क्या होता है, तो याद रखना है कि प्लाज्मा में जो उपस्थित प्रोटीन होता है उसको प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए हमने प्लाज्मा प्रोटीन जो है पार्ट तीसरे नंबर में लिखा था, जो प्लाज्मा होता है लगभग 6 से 8% होता है, तो कुछ न कुछ हिस्सा तो होगा ही। चलिए, जिसमें प्रमुख यानी जो प्लाज्मा प्रोटीन में कौन कौन से चीजें होती है, तो हमने यहाँ पे लिखा है कि प्लाज्मा प्रोटीन में कुल मिला के 4-5 चीजें। नंबर फर्स्ट है एल्ब्यूमिन। ठीक है, एल्ब्यूमिन जिसका है रेशियो है 4%, ग्लोब्यूलिन ठीक है 2.5% है। फिर है फाइब्रिनोजेन, ठीक है 0.3% है। फिर यहाँ पर प्रोपर्टीन एवं प्रोथ्रोम्बिन जिसका रेशियो है 0.03% तथा हिपैरिन। ठीक है, तो 5 चीजें यहाँ पे हैं। पहला है एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रोनोजेन, प्रोपर्टीन, प्रोथैम्बिन एंड हिपैरिन। ये सारी चीजें 5-6 चीजें हैं, इसको आपको याद रखना है कि आखिर होता क्या है। ऐसे इसका यूज जो है, यानी यहाँ पर जो हमने यहाँ से यहाँ तक जो लिखा है, ये आपके नोट यूज इन बोर्ड एग्जाम, नोट यूज इन बोर्ड एग्जाम ओनली फॉर क्या है, नॉलेज के लिए हमने क्या है लिखा है। इसका कोई बोर्ड एग्जाम में कोई यूज नहीं है। ठीक है, चलिए अब क्या है कि कार्य क्या क्या है। कार्य तो जरूरी है, तो याद रखना है कि प्लाज्मा प्रोटीन जो है उसका मुख्य कार्य रक्त को जमाने में सहायक होता है। तो आखिर आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि आखिर सर हमने तो कभी पढ़ा नहीं कि जो प्लाज्मा होती है वो रक्त को जमाने में काम आती है, उसका काम तो प्लेटलेट का होता है। तो याद रखना है कि जो प्लाज्मा प्रोटीन है इसमें एक फाइब्रिनोजेन होता है। ठीक है, जब फाइब्रिनोजेन जैसे ही क्या है इससे बाहर निकल जाता है, क्या है फाइब्रिनोजेन जब क्या है कि प्लाज्मा प्रोटीन के बाकी कंपोनेंट से बाहर निकल जाता है, जैसे ही क्या है कि ये प्लाज्मा प्रोटीन से फाइब्रिनोजेन आउट होगा तो ये बनाता है इस बाकी जो सारे लिक्विड हो जाएंगे, ये कहलाते हैं सीरम। क्या कहलाते हैं,
सीरम कहलाते हैं। और यही जो सीरम है बाद में क्या होती है, जम जाती हैं। तो इसी कारण हम कह सकते हैं कि प्लाज्मा प्रोटीन जो होती है वो रक्त को जमाने में सहायक होती है। चलिए, यहाँ हमने क्या है कि प्लाज्मा के कुछ कार्य लिखे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य हैं। कभी कभार एग्जाम में पूछा भी गया है कि प्लाज्मा के कार्य बताइए, तो याद रखना है। देखिए, कुछ कार्य हमने 6 कार्य लिखे हैं, इसको आप क्या है कुछ याद रखने, 2 से 3 बहुत है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नंबर फर्स्ट है सरल भोज्य पदार्थों के परिवहन में। पदार्थों का जो परिवहन होता है वो तो रक्त के द्वारा ही होता है, तो इसमें सहायक है। कम मात्रा में गैसों के परिवहन, गैसों का तो परिवहन क्या है कि इससे बहुत ही कम मात्रा में होता है, तो ब्लड यानी प्लाज्मा के द्वारा काफी कम मात्रा में गैसों का परिवहन भी होता है। नेक्स्ट है उत्सर्जित पदार्थ एवं हार्मोन्स को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने में, यानी जो आपके शरीर में जो उत्सर्जित पदार्थ हैं जिसको किडनी में पहुंचाना है, या हार्मोन से जिसको बॉडी पार्ट से पहुंचाना है, जिसका कार्य भी कौन करता है, प्लाज्मा करती है। नेक्स्ट है हमारी अब शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है। तो आपके बॉडी में अगर क्या है ज्यादा मात्रा में खून हो गया तो आपको गर्मी महसूस होगी, कम मात्रा में तो ठंड महसूस होगी। यदि क्या है नियत है तो शरीर का टेम्परेचर क्या है, नियत है। चलिए, नेक्स्ट है रुधिर का पीएच मान नियंत्रण, यानी रक्त का पीएच मान को नियंत्रित करने का काम कौन करता है, प्लाज्मा करती है। नेक्स्ट है कि रक्त का दबाव जो होता है यानी ब्लड प्रेशर कहते हैं, वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 25 mm ऑफ Hg होता है। तो क्या है कि ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में भी क्या है प्लाज्मा क्या है काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है। तो पीछे बहुत सारी चीजें लिखी है, इसमें बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे ये सारी चीजें कि इसमें क्या होता है, इसका रेशियो क्या, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। प्लाज्मा प्रोटीन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बट हाँ, यदि आपसे पूछ दे कि आखिर प्लाज्मा प्रोटीन का कौन सा भाग निकल जाने पर रक्त जम जाता है, तो इसमें बताना कि प्लाज्मा प्रोटीन में जब फाइब्रिनोजन बाहर निकलता है तो बाकी सारे जो लिक्विड हैं वो मिलकर सीरम बनाती है, और यही सीरम क्या है रक्त को जमाने में सहायक होती है। ठीक है, तो ये है प्लाज्मा। अब हम लोग जानेंगे इस सीधा कि आरबीसी क्या है, यानी लाल रक्त कणिकाएं होती क्या है। बट इससे पहले क्या है कि प्लाज्मा का कुछ और भी कुछ थोड़ा सा टॉपिक है जो कि जस्ट इसके बाद आएगा। उसके बाद फिर क्या है आपका जो आरबीसी है वो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आरबीसी इंपॉर्टेंट है इसलिए ध्यान से, और प्लाज्मा भी इंपॉर्टेंट था वो भी ध्यान से आपको क्या है पढ़ लेना है, क्योंकि दोनों का क्या है कि कुछ कुछ चीज़ें जो हैं कभी इससे जाती है तो कभी उससे। बट हाँ, इस बार भी 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ उसमें भी क्या है कि ये पूछा गया था कि शायद लाल रक्त कणिकाओं की जो अवधि होती है जीवन काल वो कितने दिन की होती है, तो लगभग 120 दिन की होती है। वो हमको पता है, वो 4 महीने 115 से 120 दिन की लगभग भीतर होती है। तो क्या है ये सारी चीज़ें कभी ना कभी प्लाज्मा से क्वेश्चन आ गया, कभी क्या है कि आपका WBC से आ जाता है, कभी RBC से आ जाता है। तो जो ब्लड वाला हिस्सा है वो क्या है एग्जाम के लिए प्रोस्पेक्टस से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए क्या है कि पकड़ के रखना है, जाने नहीं देना है, और इसको आप लोग कॉपी पे नोट करते रहिए क्योंकि ये क्या है इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो अब हम लोग क्या थोड़ा सा जो टॉपिक बच गया प्लेटलेट्स का यानी प्लाज्मा का, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना RBC। चलिए, जो टॉपिक छूट गया था प्लाज्मा का वो हमने लिखा है कि रक्त कोशिकाएं प्लाज्मा में स्वतंत्र रूप से तैरती है। ठीक है, तो रक्त की जो क्या छोटी छोटी उसमें कोशिकाएं होती है जो प्लाज्मा में क्या होती है स्वतंत्र रूप से तैरती रहती है। ठीक है, तथा आयतन के हिसाब से यह रक्त का 45% भाग होता है, यानी जो रक्त कोशिकाएं होती है वो बाकी जो ब्लड का 45% हिस्सा होता है। और जो रक्त कोशिकाएं क्या है भाई, तो WBC RBC प्लेटलेट्स ये एक सारे क्या हैं रक्त कोशिकाएं हैं, जो 3 प्रकार के RBC WBC और प्लेटलेट्स। ठीक है, ये टॉपिक जो है हमारा छूट गया था उधर वाले ने हमने जो लिखा तो हमने यहाँ पर लिख लिया। चलिए, अब हम लोग RBC के बारे में जानेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में से काफ़ी इस बार प्रश्न आया है और ये प्रश्न आते हैं। चलिए, हमने लिखा है कि देखिए इसकी आकृति कुछ इस टाइप की होती है, इसका जो व्यास होता है वो लगभग 7 से 8 माइक्रोमीटर होता है। हमने यहाँ पे 7.5 का लगभग बनाया है। कहता है इसकी कोशिकाएं गोल, उभयावतल एवं केंद्रक रहित। उभयावतल का मतलब होता है अंडे के आकार का यानी ओव्यूल के आकार का। ठीक है, इसका जो व्यास लगभग 7 से 8 माइक्रोमीटर होता है। एक वयस्क मनुष्य में इसकी जो संख्या होती है 5 से 5.5 × 10⁻6 प्रति मिलीलीटर, तथा एक वयस्क महिला में इसकी संख्या 4.5 से 5
गुने 10⁻6 प्रति मिलीलीटर होती है। इसमें केंद्रक तथा माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, यानी तथा अंतःप्रद्रव्य जालिका भी नहीं पाई जाती। ठीक है, प्रत्येक लाल कोशिकाओं में एक विशेष प्रकार का वर्णक होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, जिसके कारण क्या है कि ब्लड का जो कलर होता है वो कैसा होता है, रेड होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो होता है उसकी जो एज होती है वो लगभग 115 से 120 दिन तक ही जी जाती है। इसी कारण जो हमारी जो लाल रक्त कोशिकाएं भी होती है, लाल रक्त निकाय भी हैं, इसकी भी जो आयु है वो क्या है, लगभग 4 महीने यानी 120 दिन होती है। ठीक है, हीमोग्लोबिन के एक अणु जो होता है वो 4 ऑक्सीजन को बांधने की क्षमता रखता है। जैसे आपने कार्बन पढ़ा होगा, तो कार्बन जो क्या है कि हाइड्रोजन के साथ क्या है, चार हाइड्रोजन को एक साथ बांध के रख सकता है। इसी प्रकार जो हीमोग्लोबिन भी है वो भी क्या एक साथ 4 ऑक्सीजन को बांध कर रख सकता है। यही कारण इसे क्या कहते हैं, ऑक्सीजन का वाहक भी कहते हैं। ऑक्सीजन के कारण ही क्या है, यानी इसमें कौन सा गैस बहता है, तो इसमें ऑक्सीजन गैस बहता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं वो आरबीसी के बारे में, तो फिर से पढ़ लेते हैं। इसकी जो कोशिकाएं होती है वो गोल ओव्यूल आकार का तथा केंद्रक रहित होता है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया तथा अंतःप्रद्रव्य जालिका भी नहीं पाई जाती। एक वयस्क मनुष्य यानी जो बड़े पुरुष होते हैं उसमें इसकी संख्या 5 से 5.5 गुने 10⁻6 माइक्रोमीटर होता है, तथा जो वयस्क महिलाएं होती है इसमें 4.5 से 5 गुने 10⁻6 प्रति मिलीलीटर होता है। इसमें एक विशेष प्रकार का वर्णक पाया जाता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, जिसके कारण इसका कलर कैसा होता है, रेड होता है। और यह जो है जो हीमोग्लोबिन है इसकी एज 115 से 120 दिन की होती है। ठीक है, हमने लिखा है हीमोग्लोबिन का जो एक अणु होता है एक साथ 4 ऑक्सीजन को बांध के रख सकता है। इसी कारण इसे हम ऑक्सीजन का वाहक भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन गैस आराम से क्या है, क्योंकि ये एक साथ 4 ऑक्सीजन के अणु को बांध कर रख रहा है। तो कुछ और जो चीज़ें हैं वो आरबीसी में छोटे उसको हम जानेंगे, उसके बाद हम जानेंगे WBC के बारे में। चलिए, तो इसका PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक पर मिल जाएगा, तो वहाँ जाके आप इसका क्या है सारा नोट्स देख सकते हैं, यदि आपको साफ से कहीं दिखाई नहीं पड़ा हो। ठीक है, तो आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, उन तक पहुँचाएँ जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, क्योंकि हमको जल्दी से जल्दी इस चैनल को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, ताकि हम क्या जल्दी जल्दी 10,000 सब्सक्राइबर के गोल को अचीव कर पाए। तो आइए हम क्या कुछ जो आरबीसी का टॉपिक छूट गया उसके बाद हम जानेंगे WBC के बारे में। चलिए, उस समय जो हमारा टॉपिक छूट गया था आरबीसी में वो हमने लिखा है कि जो प्लीहा होती है बॉडी में उसे हम शरीर का ब्लड बैंक भी कहते हैं, क्योंकि वहीं पे क्या होता है, हमारा जो खून है वहीं पे बनता है, और उसे हम उसका कब्रगाह भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारा खून जाकर नष्ट भी हो जाता है, क्योंकि बनना भी वहाँ से और ख़त्म भी वहीं पे होगा। तो इसी कारण प्लीहा को शरीर का ब्लड बैंक भी कहते हैं एवं उसे कब्रगाह भी कहते हैं। चलिए, अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा WBC यानी वाइट ब्लड सेल। तो सबसे पहले याद रखना है कि वाइट ब्लड सेल जो होता है वो हमारे शरीर को बीमारियों से लड़ने में मदद करता है, तथा ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जो कि हमने लास्ट पार्ट में लिखा है। तो याद रखना है इसका जो आकार होता है वो निश्चित नहीं होता, वो कैसा होगा। सेकेंड पॉइंट लिखा है इसमें केंद्रक उपस्थित होता है, क्योंकि हमने पढ़ा कि आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है। जब इसमें केंद्रक है तो माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा। चलिए, इसका जो आकार होता है वो 8 से 15 माइक्रोमीटर होता है। नेक्स्ट हमने लिखा है इसमें कोई वर्णक नहीं पाया जाता है, इसी का ये क्या होता है, रंगहीन होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाइट ब्लड सेल्स का रंग कैसा होता है तो बताएगा उजला। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी वर्णक नहीं पाया जाता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन नाम का वर्णक था, इसी कारण आरबीसी का कलर रेड था, बट इसमें कोई भी वर्णक नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसकी जो संख्या होती है आरबीसी की अपेक्षा काफी कम होती है, जिसका कि अनुपात दिया गया है 1:600, यानी अगर 600 की संख्या में आरबीसी है तो 1 की संख्या में वहां पर क्या होगी, WBC होगा। नेक्स्ट हमने लिखा है कि इसकी संख्या एक स्वस्थ मनुष्य में 5000 से 10,000 प्रति मिलीमीटर होती है, यानी 1 मिलीमीटर खून में लगभग 5000 से 10,000 के बीच में क्या होगा, WBC होंगे, और इसका लगभग 600 गुना ज्यादा, यानी इसके हिसाब से अगर हम देखें तो लगभग 30 लाख की संख्या में, 30 लाख की संख्या में, शायद 3 करोड़ की संख्या में आरबीसी के कण होंगे, तब जाके इतना क्या है, ये है। और लास्ट में हमने वही लिखा जो हमने शुरू में बोला, ये हमारे शरीर को बीमारियों से लड़ने में क्या करता है, मदद प्रदान करता है,
तथा यह हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता, यदि हम जब बीमार पड़ते हैं तो हमारी बॉडी को जो ताकत जो मिलती है, जो एनर्जी मिलती है, वो WBC के द्वारा ही मिलता है। तो इसका बॉडी में क्या है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ है और काफ़ी ज़्यादा ये क्या हमारे शरीर के लिए हेल्पफुल है। चलिए, तो ये था हमारा WBC, तो इसको आप कॉपी पे नोट कर लीजिए। फिर हम आगे स्टडी करेंगे रक्त पट्टिकाणु यानी प्लेटलेट्स के बारे में। चलिए, तो अब हम लोग जानेंगे रक्त पट्टिकाणु यानी प्लेटलेट्स के बारे में। तो इसको जानने से पहले एक चीज़ हम समझते हैं। कभी अगर आपने किसी का एक्सीडेंट देखा हो, या कभी आपने साइकिल चलाते हुए कभी गिरे हो, या एक सीढ़ी पर से या कहीं से भी अगर आप गिरे हों, पैर या हाथ में कहीं पर से अगर आपका पैर हाथ कहीं पे छिला होगा तो खून निकलता है। बट कुछ देर बाद हम देखते हैं वो खून जम जाता है, या अगर अर्थ पे क्या है, कुछ खून की बूंदें गिरती हैं तो वो जम जाती हैं। आखिर ऐसा क्यों? तो यही चीज़ है प्लेटलेट, जिसके कारण ये ऐसा होता है। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं क्या क्या लिखा है। यह सबसे छोटी आकार की रक्त कोशिकाएं हैं जिसका व्यास 2 से 3 माइक्रोमीटर होता है। यानी ये देखिए सर, काफ़ी छोटा है, हमने 2-3 बनाया है, ठीक है। इसे विषाणु या थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ये ब्लड में कुछ इस प्रकार से बिखरे होते हैं जिसके कारण, और काफ़ी छोटे होते हैं, जिसके कारण इसको क्या है, लोग विषाणु या थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। चलिए, ये अस्थि मज्जा के मेगा कैरियोसाइट्स द्वारा निर्मित होते हैं। ये अस्थि मज्जा में एक भाग होता है मैगी कैरियोसाइट्स, उसके द्वारा क्या ये निर्मित होते हैं। इनकी संख्या रक्त में लगभग 2.5 से 3.5 इंटू 10⁵ प्रति माइक्रोमीटर क्यूब होती है, ठीक है। ये रक्त को थक्का जमने में मदद करता है। इसी कारण जो भी हमने आपसे पूछा कि एक्सीडेंट होने के बाद जो ब्लड होता है उसके बाद क्या ब्लड वो जम कैसे जाता है, तो बताना कि रक्त पट्टिकाणु जो होता है इसको जमने में मदद करता है, यानी प्लेटलेट्स के कारण ऐसा होता है, क्योंकि प्लेटलेट्स क्या है, रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है। यह आपको हमने बताया था वो प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में। तो आप प्लाज्मा प्रोटीन बता सकते हैं कि उसमें क्या है कि जो हमारा था फैब्रियोसाइट्स, शायद उसे कुछ, तो क्या है, जब वो उसमें निकल जाता है तो वो ब्लड के वेसल्स जो होते हैं, जो ब्लड होता है वो सिरका बना देता है, सॉरी सीरम बनाता है, जिसके कारण भी क्या है, ब्लड जम जाते हैं। तो ये चीज़ आप जाकर नीचे नोट्स देख लीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और जो नेक्स्ट वीडियो है हमारा हार्ट के ऊपर है, तो उसको देखना बिल्कुल ना भूलें। और सभी सारी जो वीडियो की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ जाके पिछली वीडियो जो है वो देख लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय।